गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, आज हम अगली कविता मतलब अभी आज दोबारा ऑनलाइन के क्लास में आज ऑफलाइन क्लास नहीं है तो ऑनलाइन का ही क्लास लेने के लिए बताए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए अगली हमारी जो कविता है, आओ हम पद से हट जाएं। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक कवि है। जनक हालावाद के पिता, हम उसको जनक मतलब समानार्थक शब्द उसका पिता होता है। देखिए ये जानी मानी हस्ती है। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिता मतलब उनके ये थे। देखिए, और इस प्रकार ये इनकी पहचान है, वास्तव में है। हाँ, नहीं तो आप फिर सोचोगे कि आज वो जीवित नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं जो है हिंदी साहित्य में हलावाद के इसमें हमें देखने को मिलती है। हलाहल मधु शराब, ओके। और उसको पीने के बाद लोग किस प्रकार से वहाँ पे नशा में रहते थे और उस नशा के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। बम्बई की बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में या बस्तियों में वहाँ का जो माहौल है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि वो स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले, और फिर वो शराब की दुकान पर लगी हुई उनकी लंबी कतार हो या अंदर बैठकर बड़े बड़े होटलों में वो शराब पीते समय किस प्रकार बोलते थे, गाते थे आदि, ये उन्होंने अपने मतलब साहित्य के माध्यम से उसमें बताया। तो ये हालावाद के बारे में मैंने आपको बताया, मतलब इस प्रकार। आओ हम पद से हट जाए मतलब ये बम्बई की भीड़, हम बम्बई को ही लेंगे क्योंकि उधर ही इस प्रकार का व्यवहार होता है। यदि हम पद से रास्ते से धीरे धीरे चलते हैं तो कोई उधर तेज चलते आकर हमें टकरा कर गिरा भी सकता है, या गाड़ियाँ हो, अन्य कोई हो। इस प्रकार की जो स्थिति है ये बड़े बड़े शहरों में हमें देखने को मिलती है। हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं वहाँ पर समुद्र के किनारे जो घूमने के लिए नवयुवतियाँ नवयुवक आदि आते हैं, वो भी किस प्रकार ये मधुशाला या मधु का जो एक नशा होता है वो अलग, ये प्यार का एक नशा होता है। उम्र के साथ साथ उनमें जो बदलाव आते रहते हैं उसके आदि बारे में वो बताते। देखिए, हाँ, तो कवि परिचय पहले देखेंगे, उसके बाद हम कविता की ओर चर्चा करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक, हालावाद के पिता, जनक का अर्थ है पिता। देखिए इस प्रकार उनको उपाधि प्राप्त है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। छायावाद युग की शीर्षस्थ विकसित स्थिति में ही इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी है। अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त कर इन्होंने शिक्षा जगत से संबंध स्थापित किया। इनका प्रारंभिक जीवनकाल अत्यंत कष्ट और अभाव में बीता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन से जुड़े होने के कारण इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी काव्य प्रतिभा अंतर्मुखी है। काव्य की प्रतिभा मतलब काव्य का ज्ञान, का वो टैलेंट, उनका प्रतिभा, हाँ, प्रतिभा यानी टैलेंट कहा जाता है। देखिए वो जो है वो बहुत बहुत अनोखा है। देखिए, ओके। फिर प्रकृति और जीवन के बिंब प्रतिबिंब भाव की व्यंजना करना। प्रकृति और जीवन के बिंब प्रतिबिंब, अभी प्रकृति निज माया अपनी दिखाती है। अभी आप देखिए कि चारों ओर हरियाली छाई हुई है। हाँ, वही बात नवंबर और अक्टूबर की हम लोग करेंगे तो उस समय मानो खेत खलिहानों में पीले रंग का मतलब फसल हो जाती है क्योंकि वो पक जाती है, और हमें ये प्रतीत होता है कि इस धरती माँ ने इस
प्रकृति ने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। कितना अंतर है देखिए। अभी हम उसको देखते हैं तो चारों ओर हरियाली है, हरी चादर उसको बोल सकते हैं। उसके बाद पीले रंग की होती है उसकी ये, दोबारा फिर काया काली धरती वैसे की वैसे होती है। तो प्रकृति और जीवन के बिंब प्रतिबिंब का भाव मतलब प्रतिबिंब भाव की व्यंजना और लाक्षणिक वक्रता के साथ साथ अभिव्यंजित करने वाली छायावादी काव्यधारा का प्रभाव इन्हें पसंद नहीं आया। हाँ, निजी जीवनाभूतियों से जुड़कर जीने वाले मानवीय भावनाओं का चित्रण ही इनके काव्य का लक्ष्य है। ओके, मनुष्य का जीवन कैसे होता है, मनुष्य वास्तव में कैसे जीता है, इस बात को लेकर उन्होंने बताया। देखिए, इनको छायावादी काव्यधारा का प्रभाव इन्हें पसंद नहीं आया। प्रकृति और जीवन के बिंब प्रतिबिंब आदि, जैसे कि मैंने बताया कि उसको लेकर एक एक बातें इनको पसंद नहीं आई छायावाद की। प्रेम और मस्ती मानव जीवन की एक ऐसी पारंपरिक स्थिति है जिसका स्वरूप प्रायः स्थिर है। इसमें प्रवेश करने वाले लोग चतुर नहीं होते, आत्म केंद्रित रहकर ऐसे कवि विषयजनित उपलब्धियों की सत्यानुभूतियों की अभिव्यंजना ही अपना लक्ष्य मानते हैं। देखिए, और वास्तव में हम लोग जब देखते हैं तब सत्य की अनुभूति होना बहुत जरूरी होता है। फिर कवि हो, अन्य हो आदि जो है, ये सत्य की अनुभूतियों के ऊपर ही अपनी कविताओं की अभिव्यंजना या अपने साहित्य की अभिव्यंजना करते हैं। ओके, तो हलावाद के कवि, हलावाद के जनक हम इन्हें कह सकते हैं। इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और इनकी साहित्य के माध्यम से भी हमें वो देखने को मिलता है। इनकी प्रकाशित साहित्य देखिए, इनका इस प्रकार है। बच्चन जी की रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश नामक काव्य संग्रह में कविताएं इनकी प्रकाशित है। कवि ने इनमें हलावाद की विशेष प्रवृत्ति को हिंदी कविता में स्थान दिया है। ये हिंदी की एक नई भावभूमि तथा नई काव्य शैली है। मधुपान करने वाले मधु से मतलब शराब से, जो मधुपान करते हैं ना, मद्यपान करते हैं, हाँ, वो शराबी कैसे होते हैं? शराबी क्या बोलते हैं देखिए, हम गमों को भुलाने के लिए शराब पीते हैं। क्या ये यदि ऐसा होता तो ये दवाई वैद्य सबको बताते ना? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी जो है सही गलत जो भी कार्य करता है, उचित अनुचित जो भी कार्य करता है, वो उससे संबंधित उसके मन के ऊपर निर्भर होते हैं। दूसरा उसमें कैसे ये कर सकता है देखिए, हाँ, या दूसरा कोई बात है या दूसरों की वजह से हम लोग कहते हैं उसकी वजह से ऐसे हुआ, तो हमारी भी प्रतिभा, हमारा भी ज्ञान होता है ना, हमारा टैलेंट कहाँ पर जाता है फिर? ओके, यस। तो यह हिंदी की एक नई भाव भूमि तथा कई काव्य शैली है। मधुपान करने वाले मधु से, मधु कलश से, प्याले से इस तरह जुड़े होते हैं कि उन्हें धर्म भेद, जाति भेद तथा घर के दैतून तक के से कोई लगाव नहीं होता। शराब की मधुशाला में जब हम जाते हैं, शराब की दुकान पर, मधुशाला में हम जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कवि बताते हैं, तो वो लोग उधर जाति धर्म सब कुछ भूल देते हैं। गरीब अमीर ये अंतर भी नहीं होता है, एक ही साथ वो बैठकर पीते हैं। ओके, यस। तो जाति भेद तथा घर के दायित्वों तक से भी कोई लगाव नहीं होता। वे आत्म केंद्रित हो मस्ती में जीते हैं। और ये नशा, वो आत्म केंद्रित होकर मस्ती में अपना जीवन जीते हैं। देखिए,
बाह्य संसार की अनुभूतियाँ उनके एकांतिक प्रेम का स्पर्श तक नहीं कर पाती है और उनका प्यार उस शराब से, उस मधु से इतना होता है कि बाह्य संसार की कोई भी बात उनको उसमें से निकालती नहीं है। इतना वो उसमें डूब जाते हैं नशा में, या उसके ऊपर उतना प्यार वो करते हैं। देखिए बच्चन जी के हलावात पर उमर खयाम की, बच्चन जी का जो हलावात है उसके ऊपर उमर खयाम की रुबाइयों का असर माना जाता है। इनके कुछ गीत अपने दाम्पत्य जीवन की मधुर स्मृतियों से जुड़े हैं। दाम्पत्य अपना जीवन कैसा था, पहली पत्नी के देहावसान से आहत कवि ने अपनी भावनाओं को गीतों में व्यक्त करने की चेष्टा की है। इनके अध्ययन से प्राप्त सरसता, अनुभूतियों की शुद्धता के कारण मानवीय भावनाओं के संबुद्धिजन्य उद्गार है। देखिए अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद, पहली पत्नी का देहावसान होने के बाद में जो अपना उनका दाम्पत्य जीवन ये आदि किस प्रकार से बीता था उसको आदि वो लिखते हैं। उसके बाद मतलब दाम्पत्य जीवन की स्मृतियाँ, बीता हुआ अतीत, बीता हुआ कल कैसा था और आज कैसी स्थिति है इनकी, इसके बारे में। इसको हम विरह भी कह सकते हैं, वियोग। हाँ, एक दूसरे से जब ये अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, या फिर ऐसे एक आध दूसरे परिवार में हाँ पत्नी की या पति की एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका ये वियोग होता है। देखिए वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कवि वियोगी हुआ होगा दूर उस अपने मतलब प्यार से या पत्नी से, तो इसलिए उसमें क्या उपजा है, गाना। गाना उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और फिर आँखों के आंसू भी जिस प्रकार बहते हैं उस प्रकार उनकी यादों में उन्होंने ये शब्दों को गिराया है, ये कविता लिखी है, ये गान लिखा है। देखिए गाना कवि की संधारणा व्यक्त करके कविवर पंत ने कविता की जिस नैसर्गिक भूमि की प्रेरणा दी है, पंत सुमित्रानंदन पंत ये प्रकृति कवि इनको कहा जाता है। देखिए सुमित्रानंदन पंत वाज ए लवर ऑफ नेचर, ये प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के बारे में इन्होंने सब कुछ ही लिखा है। कि प्रेरणा दी है बच्चन जी के निजी जीवन की कविताओं में भी और प्यार की मधुर हाँ बातें हमें देखने को मिल, जीवन की कविताओं में भी आह और प्यार की भूकर अनुभूतियाँ हैं, प्रेम की पीड़ा है, अभावजनिक कचोट है। कवि ने भाव के स्तर से विवेक का भी आश्रय ग्रहण किया है। सरल भाषा में हृदय के नैसर्गिक उद्गारों की अत्यंत ही सरस अभिव्यक्ति की नई प्रणाली का आविष्कार करके बच्चन जी ने खड़ी बोली की अभिव्यंजना शक्ति को अभिधा के सौंदर्य से मंडित किया है। भावना पर विवेक का अंकुश लगाना इनकी वैचारिक विशिष्टता है। मस्ती के सामाजिक महत्व को भी इन्होंने बड़ी सहजता से अभिव्यक्त किया है। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, कितना सुंदर ये कहा है। देखिए इन्होंने, इनका निधन 18 जनवरी 2003 को हुआ। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, जाति पाति मंदिर मस्जिद में जाने के बाद होते हैं ना, हम ईसाई घर में नहीं जा सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, फिर हिंदू के उसमें वो नहीं आ सकते ऐसे, लेकिन मधुशाला मेल कराती है इन सब का। उच्च नीच अमीर गरीब जाति पाति के अलग अलग लोग उधर आते हैं और शराब नशा करते हैं और फिर वो एक दूसरे को भाई भाई भी समझने लगते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते हैं और ये मेल कराती है मधुशाला। इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य में मतलब ये हलावाद में इसका प्रयोग किया है।
अभी जो कविता हम लोग देखने जा रहे हैं, आओ हम पद से हट जाए, वो एक आज के लोगों के लिए, जिसे हम भीड़ रश कहते हैं, वैसे जीवन में, भाग दौड़ के जीवन में कितना हमें कष्ट संघर्ष करना पड़ता है, इसके ऊपर एक कविता है। ओके, धन्यवाद।